प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया यानी कि भूगोल को देखेंगे। और ये हमारा चैप्टर 1 है और इस चैप्टर का नाम है संसाधन। आइए देखते हैं संसाधन क्या है। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत इस बार शिक्षक ने बच्चों की सहमति से 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम बनाया। नियत समय पर सभी बच्चे उस पर सवार हुए और चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। रास्ते में मिलने वाले खेत, पेड़, पौधे, पहाड़ सभी पीछे छूटते जा रहे थे। रास्ते में बोर्ड पर सलमा की नज़र पड़ी। उस पर लिखा था, संसाधन हमारे धरोहर हैं, इनकी रक्षा करें। सलमा सोचने लगी, संसाधन क्या होते हैं। उसने बगल में बैठे गोविंद से पूछा, यह संसाधन क्या होता है? गोविंद ने कहा, मानव अपने जीवन में कई प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है। वस्तुओं का उपयोग कर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानवीय आवश्यकताओं में यह बदलती रहती है। इन्हें पूरा करने के लिए मनुष्य हमेशा नए साधनों व तकनीकों की खोज के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसके लिए आरंभ में मानव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति या प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर करता था। समय के साथ मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तन आता गया। इसके कारण मानव प्राकृतिक वस्तुओं को संशोधित कर उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुकूल बनाने लगा। मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं संसाधन कहे जाने लगे। भूमि, जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय भवन, पंचायत भवन, खनिज पदार्थ, खेल, तालाब इत्यादि सभी संसाधन हैं। सलमा बीच में ही बोल पड़ी, तब तो सभी वस्तुएं संसाधन हैं। संसाधन मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन हैं। गोविंद बोला, हाँ, सभी प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं तथा स्वयं मानव भी संसाधन है। इसे ऐसे भी समझ सकती हो कि जब किसी भवन का निर्माण किया जाता है तो इसके लिए उपयुक्त भूमि, बालू, सीमेंट, ईंट, लकड़ी, खिड़की, दरवाजे एवं मजदूर इत्यादि की जरूरत पड़ती है। इनमें कुछ संसाधन प्राकृतिक होते हैं तो कुछ मानव निर्मित। इसमें मजदूर के रूप में मानवीय श्रम का भी उपयोग किया जाता है। अतः ये सभी संसाधन है। संसाधन की उपयोगिता। गाड़ी एक नदी के किनारे रुकी। शिक्षक महोदय ने कहा, बच्चों, यहाँ हम लोग अल्पाहार लेंगे। नदी का किनारा काफ़ी चौड़ा था, पानी बीच में बह रहा था, दोनों ओर बालू ही बालू थे। कुछ बच्चे बालू पर दौड़ लगाने लगे तो कुछ पानी की ओर दौड़ पड़े। सलमा ने सोचा, वहाँ तो रेत ही रेत है, परंतु शहर तो गाड़ी से रेत ले जाना पड़ता है। कोई वहाँ इसे फैलकर खेलने भी नहीं देता। ऐसा क्यों? सलमा के दिमाग में संसाधन संबंधी प्रश्न उठ रहे थे। वह सोच रही थी कि गोविंद के हिसाब से तो संसाधन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। इसके विविध उपयोग है, इसलिए उपयोग के अनुसार इसकी गांव व मूल्यों भी अंतर आता है। जैसे जंगल से काटकर लाई गई लकड़ियों के रूप में परिवर्तन लाकर विभिन्न उपयोगी वस्तुएं जैसे खटिया, पलंग, कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजे इत्यादि बनाई जाती है। इससे लकड़ी के उपयोग एवं मूल्य दोनों में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार तो सभी संसाधन उपयोगी व मूल्यवान होते हैं। सभी उपलब्ध वस्तुएं संसाधन होते हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि कोई भी वस्तु संसाधन तभी बनता है जब इसका कोई उपयोग अथवा मूल्य होता है। उसने अपने मन की बात अपने मित्र अंशु को बताई। अंशु ने कहा, मेरे विचार से संसाधनों का उपयोग मानव जीवन में सहज बनाने के साथ ही क्षेत्र एवं देश के विकास के लिए भी किया जाता है। इसीलिए किसी भी देश के विकास में संसाधनों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। संसाधनों के विकास संभव नहीं है। संसाधन किसी क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। हम सभी प्रतिदिन कई प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते हैं, अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। संसाधनों के मूल्य अभिव्यक्ति के मुख्य तरीके। आर्थिक मूल्य, लकड़ी से फर्नीचर बनाना। सौंदर्य मूल्य, जलप्रपात को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना। कानूनी मूल्य,
जल एवं वायु प्रदूषण को रोकना, नैतिक मूल्य, संसाधनों को संरक्षित करना। क्रियाकलाप: प्रतिदिन उपयोग में आने वाले उस संसाधनों की सूची बनाइए। सलमा ने पूछा, अंशु, इन संसाधनों को हमारे लिए बनाता कौन है? क्या ये खुद बनते हैं या फिर इन्हें बनाया जाता है? अंशु ने कहा, किसी भी चीज़ को अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधन का रूप दे देते हैं। जैसे नदी या मरुस्थल में पड़े बालू को जब वहां से उठाकर निर्माण कार्य हेतु गांव या शहर में लाया जाता है, तब इसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। कहा जा सकता है कि संसाधन होते भी हैं और मानवीय ज़रूरतों के अनुसार निर्मित भी किए जाते हैं। गोविंद ने दोनों को आकर नाश्ता करने को कहा। सभी बच्चों ने नाश्ता किया। संसाधन के प्रकार: शिक्षक ने बच्चों की गाड़ी पर बैठने का निर्देश दिया। जानबूझकर सलमा इस बार अंशु के पास बैठी ताकि वह और अधिक जानकारी पा सके। बस थोड़ी देर में चली तो सलमा ने पूछा, अंशु, क्या सभी संसाधन को हम एक ही श्रेणी में रख सकते हैं? अंशु ने कहा, संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन: प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन हैं। इस दृष्टि से भूमि, मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव का, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इन संसाधनों को मानव अपने तकनीक एवं कौशल से उपयोग में लाता है। भूमि के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, दलदली भूमि सभी शामिल हैं। मिट्टी के अंतर्गत जलोढ़, लाल, काली एवं अन्य सभी प्रकार की मिट्टियाँ शामिल हैं। जल के अंतर्गत नदी, झील, तालाब, सागर एवं महासागर इत्यादि शामिल हैं। वनस्पति के अंतर्गत सभी प्रकार के घास, पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ शामिल हैं। इस तरह जैविक संसाधन के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े बड़े जीव जंतु शामिल हैं। खनिज संसाधन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अपढ़, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि शामिल हैं। मानव के अंदर दिमागी क्षमता का विकास शिक्षा के स्तर से प्रभावित होता है। अतएव राष्ट्र के विकास में उपयोगी योगदान देने के लिए मानव का शिक्षित होना जरूरी है। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक ये सलमा जो है ध्यानपूर्वक अंशु की बातें सुन रही थी। अंशु ने आगे कहा, प्राकृतिक प्रदेश पठार और प्राकृतिक प्रदेश मैदान। मानव संसाधन: मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। मानव में संसाधनों के निर्माण एवं उपयोग की वह क्षमता उसके दिमागी एवं शारीरिक क्षमता कौशल से विकसित होती है। जिस प्रदेश या देश की जनसंख्या में शारीरिक श्रम के बजाय तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोग अधिक होते हैं, वहाँ मानव निर्मित आधुनिक संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाता है। अकुशल जनसंख्या वाले क्षेत्र इस दृष्टि से पिछड़े गाने जाते हैं। अफ्रीका महादेश के कई देशों के पिछड़े होने का यही मुख्य कारण माना जाता है। मानव निर्मित संसाधन: मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन लाकर करता है। जैसे मकान, कार्यालय भवन, पंचायत भवन, विद्यालय भवन, हवाई अड्डा, रेल, सड़क इत्यादि मानव निर्मित संसाधन के रूप में आते हैं। यहाँ पे भवन, सड़कें और सड़क पुल का चित्र दिया गया है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण: अब बस जंगल के बीच से गुजर रही थी। चारों तरफ फैले हरे भरे वृक्ष एवं झाड़ियाँ काफ़ी अपक लग रही थी। बच्चों के आग्रह पर शिक्षक ने बस रुकवाया। गोविंद, सलमा एवं अंशु एक साथ नीचे उतरे और घूमने लगे। सलमा बोली, कितना सुंदर दृश्य है, चारों तरफ प्राकृतिक संसाधन है। गोविंद बोला, प्रकृति में कई प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों की विभिन्न आधार पर कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ये आधार है विकास एवं उपयोग, उत्पत्ति, उपलब्धता, वितरण एवं स्वामित्व। संसाधन: प्राकृतिक संसाधन
भूमि, मिट्टी और जल, मानव संसाधन, मानवकृत संसाधन, मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा। अब प्राकृतिक संसाधन को विकास एवं उपयोग की दृष्टि से वास्तविक और संसाधन और संभावित संसाधन में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन में बांटा गया है। उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में बांटा गया है। वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन में बांटा गया है। और स्वामित्व के आधार पर निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में बांटा गया है। विकास एवं उपयोग। सलमा बोली, भैया मैं इसे समझ नहीं पाई। गोविंद ने कहा, विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को वास्तविक एवं संभाव्य संसाधनों में बांटा जा सकता है। वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है तथा इन संसाधनों का उपयोग तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा होता है। पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा इत्यादि इसके अच्छे उदाहरण हैं। संभाव्य संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती तथा वर्तमान समय में इसका उपयोग भी नहीं किया जा रहा होता है। इन संसाधनों के उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है। केरल में मिलने वाला थोरियम तथा लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम संभावित संसाधनों के उदाहरण हैं। वर्षों पहले सूर्य की समुद्री रेले, पवन तथा भूमि के अंदर व्याप्त ताप संभावित संसाधनों के उदाहरण थे, परंतु आज भारत के लिए सभी वास्तविक संसाधन हैं। सलमा बोली, क्या उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन के भाग है? गोविंद बोला, हाँ, इस आधार पर संसाधनों को जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन में बांटा जा सकता है। जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव शामिल है, जैसे पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु इत्यादि, जबकि सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। उदाहरण के रूप में खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील इत्यादि आते हैं। अंशु ने कहा, उपलब्धता के आधार पर भी कुछ प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय तथा कुछ प्राकृतिक संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, फलतः ये खत्म या समाप्त नहीं होते हैं। सूर्य की किरणें एवं पवन ऐसे ही नवीकरणीय संसाधन हैं। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन हैं जिनके भंडार सीमित है तथा एक बार उपयोग में आने के बाद उनके पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। सभी प्रकार की खनिजें जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। जल एवं वन वैसे नवीकरणीय संसाधन हैं जिनके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती है। यदि इन संसाधनों के प्रति मानव हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। जल एवं वन नवीकरणीय संसाधन है जिनके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती है। यदि इन संसाधनों के प्रति मानव हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। सीमा दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे जंगल घूमने के साथ साथ मिल रही ये जानकारियाँ काफ़ी रोचक लग रही थी। उसने गोविंद से पूछा, वितरण के आधार पर भी तो इसके कुछ प्रकार होंगे? गोविंद बोला, हाँ, वितरण की दृष्टि से प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन सर्वत्र उपलब्ध एवं स्थानिक प्रकार के होते हैं। प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे संसाधन प्रदान किए गए हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं
जिनमें मिट्टी एवं पवन प्रमुख है। इन्हें सर्वत्र उपलब्ध या सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है। कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। इन्हें स्थानीय संसाधन कहा जाता है। कोडरमा में पाया जाने वाला अभ्रक, जादूगढ़ा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाया जाने वाला कोयला इत्यादि इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंशु ने बताया, स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निजी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में बांटा जाता है। जब कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, तालाब आदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है तो इसे निजी संपत्ति कहा जाता है। किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। समुद्र तट से दूर 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 200 मीटर से आगे स्थित क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा जाता है। यहाँ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बाद ही किया जाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। और उसके बाद वो का जो खुला महासागरीय क्षेत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के क्षेत्र में आता है। और जो 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र है वो जो है राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। सलमा को ये जानकारियाँ नई एवं रोचक लग रही थी। वह बड़े ध्यान से दोनों की बातें सुन रही थी। उसके मन में नया प्रश्न उभरा, क्या इन संसाधनों का वितरण सभी जगह समान है? क्या इन संसाधनों का उपयोग हम ठीक से कर पा रहे हैं? इन बातों को उसने अंशु से पूछा। अंशु ने बताया, भूमि, मिट्टी, जीव जंतु। सलमा को ये जानकारियाँ नई एवं रोचक लग रही थी। वह बड़े ध्यान से दोनों की बातें सुन रही थी। उनके मन में ये नया प्रश्न उभरा, क्या इन संसाधनों का वितरण सभी जगह समान है? क्या इन संसाधनों का उपयोग हम ठीक से कर पा रहे हैं? इन बातों को उसने अंशु से पूछा। अंशु ने बताया, भूमि, मिट्टी, जल, जीव जंतु, वन, खनिज पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, नदी, सागर, पवन इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर है, परंतु यह वितरण काफ़ी असमान है, जिसका प्रमुख कारण स्थल रूप में भिन्नता का पाया जाना है। जैसे कहीं पहाड़, कहीं पठार तो कहीं मैदान का विस्तार पाया जाता है। स्थल रूप के इस भिन्नता के कारण पहाड़ों एवं पठारों पर वन का वितरण अधिक मिलता है। प्राकृतिक रूप से पठारी क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की अधिकता मिलती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू के ढेर मिलते हैं, जबकि पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में नदियों एवं छोटी छोटी सरिताओं के कारण जल की उपलब्धता बनी रहती है। गोविंद ने कहा, हाँ अंशु, तुम ठीक कह रहे हो। अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तट से दूरी, समुद्र जल तल से ऊंचाई तथा स्थल रूप में भिन्नता के कारण सभी प्रकार के संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर असमान रूप से पाया जाता है। उदाहरण के लिए विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य प्रकाश की सालों भर अधिकता होती है, जबकि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाने वाली उनकी उपलब्धता क्रमशः घटती जाती है। अलग दोनों की बातें सुन रही थी सलमा। तभी अंशु बोला, सलमा, जहाँ तक प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का संबंध है, यह तकनीक की उपलब्धता तथा आवश्यकता पर निर्भर करता है। विश्व के ऐसे कई क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न हैं तथा कुछ क्षेत्र इन मामलों में अभावग्रस्त हैं। अफ्रीका महाद्वीप के कई देश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफ़ी धनी हैं, परंतु इसके विपरीत उनके पास इन संसाधनों के उपयोग को तकनीक उपलब्ध नहीं है, जिससे यहाँ संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं हो पाया है।
दूसरी ओर जिन महादेशों अथवा देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की तकनीक उपलब्ध है, वे इन संसाधनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, शिक्षित एवं तकनीकी रूप से विकसित समाज वाले क्षेत्रों के इन संसाधनों का उपयोग अधिक हो पा रहा है, जबकि अशिक्षित एवं विकासशील क्षेत्रों में इन संसाधनों का सीमित विकास एवं उपयोग हुआ है अथवा नहीं हो पाया है। अफ्रीका महादेश के कुछ प्रमुख देशों की स्थिति को एटलस से पता करें। वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों, खनिज पदार्थों का भी पता करें। प्राकृतिक संसाधन की आवश्यकता। सलमा बोली, भैया संसाधन तो हमारे लिए उपयोगी है, फिर हमें तो इनके संरक्षण हेतु प्रयास करना चाहिए। अंशु बोला, हाँ क्यों नहीं, प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक एवं उसकी आवश्यकता का होना जरूरी है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। हमने इसके अविवेकपूर्ण इस्तेमाल तो किए हैं, इसे इस प्रकार दूषित भी किया है कि वे आज सीधे उपयोग के लायक नहीं है। यही नहीं, हमने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग किया है कि इनके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। भविष्य में इसके भंडार खत्म होने की पूरी आशंका है। मानव के लिए इनका होना भविष्य में भी उतना ही जरूरी है जितना आज पृथ्वी पर जीवन तत्व चलते आ रहे हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर इसे भविष्य के लिए संरक्षित करें। सलमा बोले, हाँ भैया, हमें इसके उपयोग में सावधानी बरतनी ही होगी, अन्यथा हम स्वयं अपने लिए बड़ा खतरा पैदा कर लेंगे। तभी शिक्षक की आवाज़ सुनाई पड़ी, चलो बच्चों, सभी लोग बस में बैठ जाओ, अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। सभी बच्चे बस में सवार हो गए। बस आगे बढ़ गई। सलमा इस बात से बहुत खुश थी कि आज उसने कई नई बातों की जानकारी हासिल की। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।